हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली पार्ट बी का रिवीजन शुरू हो गया है और सबसे पहला पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि मुझे पता है कि पार्ट बी के जो शुरू के दो चैप्टर है 9 और 10 तुम्हें दिक्कत देते हैं। मैं इसके एमसीक्यू प्लस इसके केस स्टडीज ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं अच्छे से, लेकिन फिर भी तुम्हें ये दो चैप्टर तकलीफ देते हैं, तो अच्छे से रिवीजन करना। इसके अंदर जितने भी संभावनाएं, जो भी मुझे लगता है क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं, मैं वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उनके कीवर्ड्स को डिस्कस करूंगा, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो पूछ रहा है। और मैं पक्का बताऊंगा क्लास में इस चैप्टर पे जो भी कुछ कराऊँ ना, एग्जामिनेशन में उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने क्लास हर एक अच्छी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर रख रखी हैं। तो सब कुछ अच्छे से कर लो, कुछ भी आएगा तुम बनाने लायक रहोगे, राइट। सबसे पहले बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है क्लास। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। तुम्हें बिजनेस चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, ध्यान रखना। तो उस पैसे को कितने पैसे चाहिए, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करोगे, ताकि जो सरप्लस पैसा बचे उससे क्लास आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सको। देखो यार, हमारा मेन पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सके। उसके लिए एफिशिएंट एक्विजिशन, efficient distribution, efficient utilization and disposal of surplus for smooth working of a company। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, पैसों का सही से मैनेजमेंट करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास, वेल्थ बढ़ाना। किसकी, शेयर होल्डर्स की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करना। द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। और अगर आप इस पे फोकस करोगे शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाने के लिए, तो बाकी सबको फायदा होगा। बिकॉज जो शेयर होल्डर्स है ना, उनको पेमेंट सबसे लास्ट में दी जाती है। तो अगर आखिरी वाले का भला कर दोगे लाइन का, तो पहले वाले का भला हो ही जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा करोगे, तो अपने आप ही चार और ऑब्जेक्टिव है जो पूरे हो जाते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अच्छा पैसा कमाओगे, फंड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, आपके पास पैसा रहेगा ताकि आप जब आपको पैसों की जरूरत है तो आप पेमेंट कर सको। जो फाइनेंशियल कमिटमेंट थे क्रेडिटर्स के साथ, आप वो पूरा कर सकते हो। मतलब क्रेडिटर्स को और जो अदर क्लेमेंट है उनको टाइम पे आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड कर लेना जो हमारे पास पैसा है उसे खर्च कहाँ कहाँ पे करेंगे, किस चीज़ पे खर्च करेंगे, कब करेंगे क्लास। जो पैसा आपके पास है, सीधी सी बात है, आपने पब्लिक से पैसा क्यों लिया है, आपने पब्लिक से पैसा क्यों लिया, अपने बिजनेस में लगाने के लिए। कहाँ पे लगाएं, किस सोर्स में लगाएं, कितना लगाएं, कब लगाएं, ये सारी चीज़ों को एडवांस में डिसाइड कर लेना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो तब तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। अगर तुमने ये नहीं किया, ध्यान समझना, क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी चीज को फॉलो नहीं किया, कौन से कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया। आपको चाहिए 10 लाख रुपए, आपने मार्केट से उठा लिया 15 लाख रुपए, तो आपने कौन सी चीज को फॉलो नहीं किया, फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको पेमेंट जब करनी थी तब आपके पास पैसा ही नहीं है, तो कौन सी चीज लैक कर रहे हो आप, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आप ये ध्यान रखोगे जब मुझे पैसों की जरूरत पड़े तब मेरे पास पैसा होना चाहिए। और दूसरी बात क्लास, मुझे ये भी देखना है कि हम अननेसेसरली मार्केट से फंड तो नहीं उठा रहे। हमें चाहिए 100 करोड़ रुपए, हमने उठा ले 150 करोड़ रुपए, तो अननेसेसरी 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उठा लिया, भैया कौन भरेगा ब्याज उसका हर साल फिक्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो उसका फायदा क्या होगा। सबसे पहला, ऑप्टिमम फंड्स आप कलेक्ट कर सकोगे। तुम्हें जितना पैसा एक्चुअली में बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, तुम उतना पैसा ही ले पाओगे। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा। आपका डेट और इक्विटी का रेशियो अच्छा होगा। सही प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाओगे। इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग द फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। आप सही प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ जहां से रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। तो अगर आप प्लानिंग करोगे ना, देखो पब्लिक का पैसा है, इस पे तो आपको और अच्छे से प्लान करना चाहिए। अपने पैसों को रिस्क ले सकते हो, आम जनता के पैसे का रिस्क नहीं लेना आपने। फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। फंड्स का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करो, सही जगह इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की प्लानिंग पहले से करके चलो, ताकि कोई शॉक और सरप्राइज है तो उसको आप अवॉइड कर सको। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस के जो भी शॉक्स हैं, सरप्राइजेस हैं, उसको आप अवॉइड कर सको, राइट। आप पहले से प्लान करके चलो, पहले से प्रोविजन बना के चलो। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली क्लास ये कोऑर्डिनेट करने में मदद करेगा। प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, लिंक करेगा प्रेजेंट को फ्यूचर से। और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में भी लिंक करेगा कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मुझे कितना पैसा मार्केट से उठाना है, राइट। ये क्लास इंपॉर्टेंस है। कोई भी आप 4-5 लिख सकते हो। 3 नंबर का है 3 पॉइंट, 4 नंबर का है 4 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट।
फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं क्लास इसको। इसके अंदर तीन डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग, तीसरा है डिविडेंड। अगर हम बात करूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैसे पहचानोगे कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का है, तो इसमें लिखा होगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप नया ब्रांच खोल रहे हो, आप नई मशीनरी खरीद रहे हो, नया प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, तो समझ जाना क्लास ये क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्लास कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सीधी सी बात है, आप जब भी कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे डे टू डे बेसिस पे कुछ पैसा खर्च होगा, है ना। अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो मुझे फ्यूल डलवाना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, सर्विस करानी पड़ेगी उसकी, डे टू डे बेसिस पे क्लास उसको खर्चा करना पड़ेगा, वॉशिंग का मेंटेनेंस का खर्चा होगा। अब उस पे उस खर्चे को झेलने के लिए पैसा है तो मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा उस प्रोजेक्ट में, नहीं तो नहीं करूंगा। तो आपने देखना है क्लास, आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो डे टू डे बेसिस पे उस प्रोजेक्ट में जो खर्चे होंगे, क्या आप उस एक्सपेंस को बियर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो। आरओआई ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, आरओआई कम है तो इन्वेस्टमेंट कम करो। रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम, रिस्क कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो आपने रिस्क को भी कंपेयर करना है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो ये देखो कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्या आपके पास उसके रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या उसके इंजीनियर्स अवेलेबल है, अगर मशीन खराब होती है, आपको ये सारी चीज चेक करने से क्या बोलते हैं क्लास हम लोग, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो ये 4 पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है क्लास? सबसे पहली बात, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है, पैसा कहाँ से रेज करोगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो कैसे रेज करेंगे? हमारे पास दो सोर्सेस है, ओनर फंड, बोरोड फंड। ओनर फंड मतलब इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग। इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। बोरोड फंड मतलब क्या है, लोन, डिबेंचर्स, मोर रिस्क। क्लास ध्यान रखना, बोरोड फंड में ज्यादा रिस्क है और फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, साथ में क्लास लास्ट में आपको पूरा का पूरा पैसा भी लौटाना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोड फंड। तो ओनर फंड या बोरोड फंड, आपको ये डिसाइड करना है कि फंड कहाँ से रेज करोगे, ओनर फंड से या बोरोड फंड से। अब जो फैक्टर्स है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कि हम लोगों को डेट से लेना है या इक्विटी से, हम लोगों को पैसे की जरूरत है तो हम डेट इशू करें या इक्विटी इशू करें। सबसे पहला कॉस्ट, सबसे पहला क्या है क्लास, कॉस्ट। मेरी बात ध्यान समझना, प्रेफर सोर्स विथ मिनिमम कॉस्ट। देखो हर एक फंड को रेज करने का अपना खर्चा है, डेट का भी खर्चा है, इक्विटी का भी खर्चा है। तो क्लास जिसका सबसे कम कॉस्ट है ना क्लास, आप वो, अगर आप डेट इशू करने में खर्चा कमा रहा है तो डेट इशू करो, इक्विटी इशू करने में खर्चा कमा रहा है तो क्लास इक्विटी इशू करो। और जनरली क्लास इक्विटी में खर्चा ज़्यादा होता है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेना थोड़ा मुश्किल काम और महंगा काम है। रिस्क की बात करें, कंपेयर करो रिस्क, जनरली डेट इज मोर रिस्की इन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के लिए डेट मोर रिस्की है। भाई डिबेंचर इशू किया, आपको हर साल ब्याज भरना है, कमाओ चाहे मत कमाओ, पैसा भी लौटाना है 5 साल बाद। और कैश फ्लो पोजीशन की बात करें, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा कैश फ्लो पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन तुम्हारे पास है, तो तुम डेट इशू करो, तुम ब्याज भर सकते हो, तुम इंटरेस्ट पे कर सकते हो। और अगर तुम्हारा कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इक्विटी इशू करो, फिर आप ओनरशिप सेक्रीफाइस करो। कंट्रोल कंसिडरेशन, तुम चाहते हो बिजनेस पे मेरा कंट्रोल रहे। देखो यार, और किसी से आप पैसे लोगे तो ये कंट्रोल तो लूज होगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते, डिसीजन फिर अगले बंदे लेंगे, है ना। तो अगर आप कंट्रोल को अगर लूज नहीं करना चाहते, भाई मेरा कंट्रोल रहे, सारा डिसीजन मैं लूंगा, तो भाई उधार लो, डेट लो। कंट्रोल लूज कर सकते हो क्लास, तो फिर इक्विटी इशू करो, डिपेंडिंग अपॉन यू। फ्लोटेशन कॉस्ट, अच्छा कुछ नहीं है, दोनों अच्छे दोनों बुरे हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। प्रेफर सिक्योरिटी विथ इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर्स को इशू करने के काफ़ी खर्चे होते हैं, प्रोस्पेक्टस का खर्चा होता है, कंपनी में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, ब्रोकर्स है, अंडरराइटर्स है, लीगल एक्सपेंस है। तो अगर आपको लग रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो इक्विटी इशू करो, अदरवाइज डेट इशू करो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, बूम पीरियड, इन्फ्लेशन में इक्विटी इशू करो, लोग रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। डिप्रेशन या डिफ्लेशन में आप डेट इशू करो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर तुम्हारा ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, ऑलरेडी जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, तुम्हारा जो फिक्स कॉस्ट है, जो तुम पहले से बहुत सारा फिक्स कॉस्ट है, किराया वगैरह तुम्हारा बहुत फिक्स कॉस्ट है जो दे रहे हो, तो अब और डेट मत इशू करो, फिर से आपको इंटरेस्ट फिक्स्ड एक्सपेंस में चला जाएगा। वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम्हारा ऑलरेडी हाई है तो इक्विटी इशू करो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, हमने और कुछ उधार नहीं लेखा किसी से, तो इक्विटी इशू मत करो, फिर आप डेट इशू करो। तो अगर आपने पहले से बहुत उधार ले रखा है तो इक्विटी, अदरवाइज डेट। अब आते हैं डिविडेंड डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये डिसीजन क्या कहता है, हाउ मच इज टू बी रिटेन और हाउ मच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट, कितना पैसा रिटेन रखना है, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये सबके सेट में अलग अलग आता है, किसी के में फाइनेंसिंग आ गया, किसी के में डिविडेंड आ गया, किसी के में क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर का आ गया, किसी के में फिक्स कैपिटल आ गया, किसी के में वर्किंग कैपिटल आ गया। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना, इसको पूरा पढ़ना है। मतलब 3 जो डिसीजन है तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर हूँ मैं। पर 5 डिसीजन है,
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक बार अगर आप स्किप भी कर देते हो तो आपके पास फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, फाइनेंसिंग है, डिविडेंड और कैपिटल स्ट्रक्चर। और फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो आप एक को अच्छे से करके दोनों में लिख सकते हो, चल जाएगा। अगर तुमको दोनों अलग अलग याद नहीं हो रहा, एक याद करो, दोनों में लिख देना, चल जाएगा, टीचर को पता भी नहीं चलेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, हाउ मच टू रिटेन एंड हाउ मच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सबसे पहले अर्निंग, सीधी सी बात है, अर्निंग ज़्यादा होगा तो डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे, अर्निंग कम होगा तो डिविडेंड कम बांटोगे। तो यानी कि डिविडेंड कितना बांटोगे, ज़्यादा या कम, डिपेंड करता है आपकी अर्निंग पे, इसी बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबल एंड स्मूथ अर्निंग। अगर स्टेबल और स्मूथ अर्निंग की बात करें, तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो, स्टेबल हो, स्मूथ अर्निंग है तो मोर डिविडेंड, और अनस्टेबल अर्निंग अगर है तो लो डिविडेंड। अगर जो अर्निंग है वो अनस्टेबल है तो लो डिविडेंड। कैश फ्लो पोजीशन, स्मूथ कैश फ्लो पोजीशन, अच्छा खासा पैसा तुम्हारे पास है तो बांटो ना डिविडेंड, खुश करो जनता को। और शॉर्टेज ऑफ कैश है तो लो डिविडेंड। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तुम्हें फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो बांटो मत, रिटेन ज़्यादा करो। ग्रोथ नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट करो डिविडेंड के रूप में। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, तुम चाहते हो कि यार हमारे शेयर होल्डर को हर साल स्टेबल डिविडेंड मिले, तो क्लास तुम डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे और तुम उससे तुम्हारी अच्छी छवि बनेगी कंपनी में, नाम अच्छा बनेगा, लोग तारीफ करेंगे, कंपनी की गुडविल बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा, तुम ऐसा नहीं चाहते गुडविल बढ़ाना, स्टेबल नहीं करना चाहते तो डिविडेंड कम बांटो। तो ये तो डिपेंड करता है तुम्हारा क्या परसेप्शन है। टैक्सेशन पॉलिसी, एक टैक्स होता है उसको बोलते हैं डीडीटी, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर ये हाई है तो डिविडेंड कम बांटो, अगर ये लो है तो डिविडेंड ज़्यादा बांटो। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, तुम्हारे यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो बूढ़े लोग हैं, रिटायर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं तो डिविडेंड ज़्यादा बांटो। यंग लोग हैं, वेल्दी शेयर होल्डर ज़्यादा हैं अगर तुम्हारे पास तो डिविडेंड कम बांटो, और अगर रिटायर लोग हैं तो डिविडेंड ज़्यादा बांटो। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट, तुमने बहुत सारा उधार ले रखा है और उन्होंने क्लास एक कंडीशन लगा दी है, कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है कि भैया आप ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांट सकते, तो डिविडेंड नहीं बांटेंगे। पर अगर ऐसा कोई अगर हमने उधार बहुत कम ले रखा है, हमने उधार नहीं लिया, हमारे ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल बाउंडेशन नहीं है, तो हम डिविडेंड ज़्यादा बांटेंगे। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, मोर डिविडेंड लीड्स टू पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। अगर आप पॉजिटिव इंपैक्ट डालना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, ज़्यादा डिविडेंड बांटो, उससे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर क्लास कम डिविडेंड बांटोगे तो नाम इतना अच्छा नहीं होगा, शेयर के प्राइसेस भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये क्लास आपके 9 के 9 पॉइंट हो गए, बहुत पॉइंट है। फाइनेंशियल लिवरेज, अब इससे क्लास न्यूमेरिकल्स है और आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की वीडियो मिलने वाली है जहाँ पे क्लास पूरा का पूरा इस पूरे टॉपिक में जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं अलग से मैं तुम्हें कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के चांसेस हैं। तो मैं रूल समझा देता हूँ, बट मेरी वीडियो जरूर देखना। न्यूमेरिकल्स इन बिजनेस स्टडीज सुनील पांडा सर्च करोगे मिल जाएगा, जो क्लास आने वाला है अभी, इसके बाद ही आपको डेफिनेटली सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। जब ये पूरे 12 चैप्टर खत्म हो जाएंगे रिवीजन, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाला है, आज बहुत कुछ आने वाला है, आ चुका होगा क्लास, अब तक आएगा, आज आ ही जाएगा ये, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये क्या कहता है, सुनो, ये कहता है कि सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मैं कमा रहा हूँ 12%, मैं उधार ले रहा हूँ 8% पे, तो 4% मेरा फायदा ही है ना। अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो तुमको क्या इशू करना चाहिए क्लास, डेट। डेट बढ़ाओगे तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। लेकिन अगर तुमने इस सिचुएशन में इक्विटी को बढ़ाया तो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घट जाएगा। यानी कि अगर आरओआई ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऐड कर रहा है, तुम्हें उधार जो लेना है वो डेट लेना है। लेकिन अगर आरओआई कम है, यानी तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा आरओआई से। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये क्लास फॉर्मूला होता है अकाउंट्स में, ठीक है। तो अगर आरओआई कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, आरओआई कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, फिर तो भैया डेट मत ऐड करो, फिर इक्विटी ऐड करोगे, तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, यानी शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। अगर तुम्हारा इक्विटी ऐड करोगे इस सिचुएशन में तो ईपीएस बढ़ेगा। यानी कि रूल क्या है, आरओआई को देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखो। आरओआई ज़्यादा है डेट इशू करो, आरओआई कम है तो आप इक्विटी इशू करो। ये आपने ध्यान रखना है, दो बातें। हाँ, ये क्लास बात समझ। तो आगे क्लास लिखा है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज द फाइनेंसिंग ऑपरेशन। तो भैया आप डेट और इक्विटी का कितना इस्तेमाल करोगे, यानी कि तुम्हारी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर सेम पॉइंट है, कैश फ्लो पोजीशन, अच्छा पैसा है तो डेट इशू करो, इंटरेस्ट भर सकते हो, अदरवाइज इक्विटी। आरओआई ज़्यादा है तो डेट इशू करो, कॉस्ट ऑफ डेट अगर ज़्यादा है तो आपने इक्विटी इशू करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी
यानी कि अगर क्लास इक्विटी ऐड करने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो इक्विटी ऐड करो, और इक्विटी ऐड करने से अर्निंग पर शेयर घट रहा है तो आप डेट ऐड करो। टैक्स रेट ज़्यादा है, देखो टैक्स शील्ड कहते हैं इसको, टैक्स रेट ज़्यादा है तो डेट इशू करो, क्योंकि टैक्स रेट अगर ज़्यादा है आप डेट इशू करोगे। ठीक है, टैक्स रेट अगर ज़्यादा है तो आप डेट इशू करोगे। तो एक तो इसमें आप देखो फाइनेंसिंग डिसीजन जैसा ही सेम है, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग है, एक टैक्स रेट अलग है। यहाँ पे टैक्स रेट की बात अलग तरीके से कही गई है, बाकी देखा जाए तो मोस्टली सेम ही है। तो टैक्स रेट बढ़ाओगे, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है आप डेट इशू करोगे तो इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो ना वो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में डेट इशू करो। टैक्स रेट अगर कम है तो फिर आप इक्विटी इशू करो, फिर प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आएगा। टैक्स कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल रखना चाहते हो तो डेट इशू करो, कंट्रोल नहीं रखना चाहते अपने शेयर होल्डर्स का शेयर्स पे कंट्रोल, कंपनी पे कंट्रोल नहीं रखना चाहते तो इक्विटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी मतलब क्या है, किसी और को मालिक बनाना। पैसा आएगा, आपको ब्याज नहीं भरना पर मालिक वो बन जाएगा। डेट का मतलब क्या है कि आपने उधार लिया है, वो मालिक नहीं बनेगा बट उससे ब्याज भरना है हर साल। अगला है रिस्क, ज़्यादा रिस्क होता है क्लास किस में, डेट में, तो आपने देखना है रिस्क कंपेयर करना है। स्टॉक मार्केट कंडीशन सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन अगर है तो आप क्या इशू करोगे इन्फ्लेशन में, इक्विटी। डिफ्लेशन में क्या इशू करोगे, डेट। अगर तुमको फिक्स्ड एसेट खरीदना है उसके लिए क्लास मोटी रकम चाहिए, तुम कहाँ जाओगे, कैपिटल मार्केट के अंदर हम पढ़ेंगे आगे, और उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए सॉरी, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए हमें चाहिए होता है फिक्स कैपिटल। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें है वो ज़्यादा है या कम है। बहुत अच्छा ध्यान समझना। और इन नोट्स सारे के सारे एसपीसीसी ऐप में जो 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है उसके अंदर फ्री में मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा, अनलॉक होगा वो कंटेंट आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इवन क्लास जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी भेज दिया गया है, और आपके टेलीग्राम चैनल पे भी ये भेज दिया गया है सारे चैप्टर्स का। ठीक है, कि इसमें केस स्टडी वगैरह सब कुछ है, मतलब केस स्टडी के लिए कीवर्ड्स वगैरह सब दे रखा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिक्स कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स एसेट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। सीधी सीधी बात है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मशीन रखते हैं वो लोग, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वैसे ट्रेडिंग कंपनी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो लार्ज स्केल ऑपरेशन है उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और जो स्मॉल स्केल ऑपरेशन है उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। भाई सीधी सी बात है यार, बड़ी कंपनी को ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव लगा रहे हो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मशीन से काम होता है। लेबर इंटेंसिव में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो, नई नई तकनीक लेके आते हो, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। पुरानी तकनीक से काम चला रहे हो, फिक्स कैपिटल कम चाहिए। फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहते हो, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो तुम्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, अदरवाइज तुम्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। डाइवर्सिफिकेशन मैंने बताई दी आपको। लीजिंग फैसिलिटी, अगर तुम इजीली असेट को लीजिंग मतलब एक तरह से रेंटल बेसिस पे कि हर महीने भरते चले जाओ पैसा, है ना, इस तरीके से तुम्हें मिल जाता है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर लीजिंग फैसिलिटी नहीं है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगला है कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर। प्रेफरिंग जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशन, अगर आप किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हो, कोलैब करते हो, तो कुछ पैसे वो भी लगाएगा, कुछ पैसे वो आप भी लगाओगे, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये थे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसा चाहिए, चलाने के लिए, वो आपका वर्किंग कैपिटल है, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, सेम है फिक्स्ड वर्किंग के भी, वहाँ भी नेचर था, यहाँ भी नेचर है। तो जो रिटेल कंपनी है उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए एज कंपेयर टू जो होलसेलर है उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा माल इकट्ठा करना होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका छोटा लेवल का स्केल ऑफ ऑपरेशन है, छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगला है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग बूम पीरियड, इन्फ्लेशन, जब कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है, तो उस बूम पीरियड में क्लास आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बूम का मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए तुमको सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, तो तुम्हें ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करना है। और इन डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब डिफ्लेशन के टाइम पे तुम्हें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे सामान बना के। सीजनल फैक्टर्स, पीक सीजन में अगर आप काम कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का जो सीजनेबल गुड्स है वो बना रहे हो और पीक सीजन में काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ऑफ सीजन में काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी।
ऑपरेटिंग साइकिल लेंथ, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है, प्रोडक्शन करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्टॉक इन्वॉल्वमेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक इन्वॉल्वमेंट है। ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। टेक्निक और प्रोडक्शन, लेबरों से काम कराओगे, लेबर इंटेंसिव, मोर वर्किंग कैपिटल। मशीन से काम कराओगे तो लेस वर्किंग कैपिटल। यहीं पे फिक्स फैक्टर में लेबर में क्या था, लेस था, और कैपिटल में मोर था। वर्किंग कैपिटल के सिचुएशन में अलग हो जाता है। क्रेडिट अलाउड, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मोर वर्किंग कैपिटल। तुम्हारी मान लो मैं उधार देता हूँ, तो जो तुम्हारी पॉलिसी है उधार देने की, या मेरी जो पॉलिसी है उधार देने की, वो लिबरल है, ले लो चलो उधार, कोई दिक्कत नहीं। तो उधार तो दे दिया मैंने, माल कहाँ से बनाऊंगा फिर से मैं, उसे वो तो मुझे बाद में पैसे देगा, तो मैं उधार खरीदूंगा माल, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन मैं नगद बेच रहा हूँ तो पैसा आ रहा है मेरे पास, मुझे किसी से उधार लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, एंड शॉर्ट टर्म और नो क्रेडिट पॉलिसी, लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। क्रेडिट अवेल, अवेल मतलब हम ले रहे हैं, हम अवेल कर रहे हैं। अगर हमें जो लोग हैं वो उधार सामान दे देते हैं, हमारे जो सप्लायर है जो हमें माल बेचते हैं, अगर वो लोग हमको उधार सामान दे देते हैं, अगर वो लोग हमें उधार सामान दे देंगे, यानी कि क्रेडिट अवेल जो है, तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, हमें फिर वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हमें उधार नहीं देंगे, बोलेंगे नगद दो भाई पैसा, तो हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगला है क्लास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, जब जरूरत होगी तुरंत खरीद के लाएंगे बनाएंगे, फिर जरूरत होगी खरीद के लाएंगे बनाएंगे। लेकिन अगर माल इजीली अवेलेबल नहीं है, तुम्हें दूर से लाना है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करना है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगला है लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। कंपटीशन में आपको भी टिकना पड़ेगा, माल भर के रखना पड़ेगा दुकान में, और अगर कंपटीशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। इन्फ्लेशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, लोग महंगाई है, लोग डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। डिफ्लेशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। कर चुके हैं पॉइंट के इन्फ्लेशन वाला पॉइंट, ऐसा लग रहा है ना हमने इन्फ्लेशन वाला पॉइंट, ये रहा बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, वही की बात है। अगला ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, तुम्हारे तरक्की करने का ऑप्शन है फ्यूचर में, तुम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और फ्यूचर में कोई ग्रोथ प्लान नहीं है तुम्हारे पास, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। फाइनली क्लास हमने कोशिश की कि आराम आराम से अच्छे से, ये फाइनल रिवीजन था। एक रिवीजन कल सुबह लाइव होगा आप लोगों के साथ, जहाँ पे आप लोगों के डाउट्स मैं लूँगा, जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करूँगा, गाइड करूँगा, ताकि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है क्लास, जरूर देख लेना एटलीस्ट। अब तीनों 3-3 घंटे बनाने का समय नहीं है, बट देख के जरूर जाना, ताकि लास्ट में रिग्रेट ना हो बिल्कुल भी। अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, कुछ भी छोड़ के मत जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।